दोस्तों नमस्कार। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में इस समय घमासान तेज है और गंगा स्नान चूंकि करीब आ गया है, 15 तारीख को गंगा स्नान है, जिसकी वजह से चुनाव पीछे हटा है। तो ट्रैक्टर टोलियां गांव-गांव से शुक्रताल की तरफ और गंगा के किनारे जो बड़े स्थान है जहां पर मेला लगता है वहां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पूरे वेस्टर्न यूपी में गंगा स्नान का माहौल बन गया है। खास तौर पर बनाई गई बुग्गियाँ, फिरक, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ, उसमें परिवारों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ लोग मूव कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चुनाव बहुत तेज हो गया है। इधर गंगा स्नान का इम्पैक्ट गन्ने की कटाई पर भी आ गया, चीनी मिलों पे भी कम भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये इस समय माहौल है और नेता डोर टू डोर कैनवेसिंग कर रहे हैं सभी दलों के। अब कुछ बड़े नेताओं की रैलियां आने वाले समय में लग गई हैं। अखिलेश यादव 16 तारीख को ककरौली गांव में आ रहे हैं, चंद्रशेखर और ओवैसी 18 तारीख को मीरापुर में जनसभा करेंगे। और ये साफ हो गया है कि मायावती या आकाश आनंद अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं आएंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम उनका अभी नहीं आया है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि वो आएंगे भी नहीं। अब देखने वाली बात यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करके जा चुके हैं। जयंत चौधरी एक दिन में 4 जनसभाएं करके गए थे, फिर मुख्यमंत्री के साथ जनसभा में थे, तो उनका भी कार्यक्रम कुछ आ सकता है अगले 1-2 दिनों में। हालांकि आरएलडी के और बीजेपी के नेता लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इस प्रचार की जो रणनीति है उसमें नेता अलग अलग तरह से अपने अपने एजेंडे को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बातचीत की जो शैली है वो किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और खास तौर पर इकरा हसन के बारे में बात करेंगे, जिन्हों की इकरा किस तरह से बात कर रही हैं, सिंबुल राणा कैसे बात कर रही हैं जो सपा की प्रत्याशी हैं, मिथिलेश पाल कैसे बात कर रही हैं, या चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी हसन के लिए कैसे बात कर रहे हैं, या ओवैसी तो अभी आए नहीं हैं लेकिन उनके प्रत्याशी अरशद राणा किस तरह की बातें कर रहे हैं, इन पर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है, धन्यवाद इस चर्चा में। और जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे खास तौर पर ये जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री का भाषण तो आपने सुना ही था। मुख्यमंत्री आए यहाँ, जयंत चौधरी जी आए यहाँ पे, और अब बड़े स्टार प्रचारकों की बात करें तो उनमें इकरा हसन का मूवमेंट हुआ। उन्होंने पहले दिन 10 गाँव किए, दूसरे दिन भी लगभग 10 गाँव कवर किए। तो क्या आप देख रहे हैं किस तरह के तर्कश से किस तरह के तीर निकाल रहे हैं नेता? डॉक्टर साहब, खास तौर पर इकरा को आपने सुना होगा। अभी डॉक्टर साहब, अगर हम मीरापुर विधानसभा की बात करेंगे तो 5 दिन पहले तक ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता क्षेत्र में नहीं आ रहे, जबकि आरएलडी और बीजेपी से लगातार जयंत चौधरी में एक दिन में 4 सभाएं करके चले गए। फिर 3 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत ने रैली की। तब तक ये था कि कोई सपा की ओर से बिल्कुल सब गुमसुम है, उधर चंद्रशेखर लगे हुए थे, इधर जयंत चौधरी, बाकी सपा और बसपा की ओर से कोई नहीं था। लेकिन जो 3 दिन इकरा हसन का दौरा हुआ, आप बताइए कि जिस शैली में, जिस आक्रामकता शैली में मुख्यमंत्री लगातार बोल रहे हैं, इकरा हसन एकदम साइलेंट मूड में उसके उलट बोल रही है। वो स्थानीय मुद्दों पे बात कर रही है, वो गन्ना किसानों पे भी बात कर रही है, वो गन्ने के रेट पे भी बात कर रही है, वो शुक्रताल धाम की भी बात कर रही है कि भाई डेवलपमेंट करने के बहुत सारे दावे हुए और ये डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ। इसके अलावा वो रोजगारी पे लगातार सवाल खड़ा कर रही है और वो महिलाओं के लगातार महिलाओं को टटोल रही है। जब वो जाती है गाँव में, हमने इतना बड़ा जन सैलाब उसके साथ देखा कि जिस गाँव में उसकी सभा, तो पता चला कि उनके बराबर के गाँव के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, वो सब देखने के लिए इकरा को आ रहे हैं कि इकरा को हम एक बार उसकी झलक पा लें। और इकरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही है, वो बिल्कुल इस पर नहीं है कि तुम एक हो जाओ या अलग अलग उठ जाओ। और जो उसका अंदाज है, देखो वो पढ़ी लिखी लड़की है, विदेश में पढ़ के आई है, और जो उसका अंदाज है समझाने का, उसे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसने पूरा माहौल इस समय क्रिएट कर दिया मीरापुर में। मतलब जो 16 तारीख को अखिलेश यादव की रैली है, उस रैली के लिए पूरा माहौल गर्म कर दिया उसने। हाँ, एक बात और है इसमें कि जैसे इकरा को मैंने भी लगातार ग्राउंड पे जाके उनका देखा, प्रोग्राम कवर किया और सुना। एक तो वो हिंदी और उर्दू के शब्दों को मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हैं, दोनों शब्दावली उनके पास बहुत समृद्ध है। तो वो शुक्रताल धाम की बात करती हैं, कहती हैं कि इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, तीर्थ स्थल है हिंदू भाइयों का, लेकिन सरकार बस कहती है, बोर्ड लगाती है, काम नहीं करती। मोरना मिल की क्षमता वृद्धि पे सवाल उठाया कि सरकार
10 साल मिल चुके हैं इस सरकार को, 10 साल से कहते ही आ रहे हैं कि क्षमता बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक बढ़ी नहीं। दूसरा, सिंबल भी बोलती हैं तो सिंबल की शब्दावली हिंदी की है पूरी, वो हिंदी में बात करती हैं, उर्दू के अल्फाज उनके भाषण में नहीं है। और इकरा दोनों का कॉम्बिनेशन बनाती हैं, और इकरा जो है वो बहुत पोलाइटली कहती हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। वो कहती हैं कि अगर आप मुद्दों से जरा सा भी भटके, अपनी ज़िंदगी के असल मुद्दों से आप जरा से भी भटके तो ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो इसलिए महंगाई पे बात करते रहो, इसलिए बेरोजगारी पे बात करते रहो, इसलिए जो है महिलाओं की सुरक्षा पे बात करते रहो, इसलिए जो हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उन पे बात करते रहो, खेती बाड़ी पे बात करते रहो। ये बातें वो लोगों को समझाती हैं, समझाने की शैली में बोलती हैं। हालांकि पहले दिन उन्होंने जिन 10 गांवों में सभाएं की थी उनमें से अधिकांश गांवों में उनको भाषण देने का मौका नहीं मिला, और उसकी वजह ये रही कि जब वो आती हैं तो उनके ज़्यादातर कार्यक्रम आमतौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जो कार्यक्रम लग रहे हैं वो ज़्यादातर घरों में लग रहे हैं। उसमें मैंने पूछा कई जगह कि भाई यहाँ जैसे तेवड़ा गांव में जनसभा थी तो वो एक घर में थी, घेर में, तो मैंने पूछा भाई अंदर क्यों कर रहे हो, बाहर खुले में क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि छोटा सा स्पेस था, भीड़ ज़्यादा थी तो वहाँ बहुत अव्यवस्था पैदा हो गई, भाषण भी नहीं दे पाई वो ठीक से, और लोग उत्साहित थे ज़बरदस्त। तो मैंने पूछा भाई क्यों अंदर कर रहे हो, तो बोला कि साहब बाहर परमिशन नहीं मिली। आज ये भी सूचना मिली है हमें कि कादिर राणा की स्कॉर्पियो जो है वो सीज हो गई है, ऐसी सूचना चल रही है। तो एक तो उनको ये परमिशन का सवाल उनके सामने आ रहा, वो बता रहे हैं कि जगह जगह हमें ये घरों में ही करना पड़ रहा है, बाहर पब्लिक प्लेस पे वो परमिशन नहीं मिल पा रही। तो घरों में करने के चलते वो उस दिन ज़्यादातर जगहों पे स्पीच नहीं दे सकी, लेकिन जब भोकर हेड़ी में सबसे लंबा थोड़ा व्यवस्थित सभा थी अजय चेयरमैन के यहाँ, तो वो भाषण देने का मौका मिला उन्हें वहाँ। तो उन्होंने ये कहा भी कि भाई मुझे सुनो, मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ, मुझे कुछ तथ्य रखने हैं आपके सामने, मेल मुलाकात तो होता रहेगा। जबकि वोटर जो है, वोटर उनसे मिलने के लिए उत्साहित है, उनको देखने के लिए उत्साहित है, उनको सुनने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है देखने, लेकिन हाँ तो वो बोलती हैं, लेकिन जब तो वोटर बन जाता है, मैं देख रहा था वहाँ पे कि एक साथ 40-40, 50-50, 100-100 नौजवान अपना कैमरा निकाल लेते हैं, तुरंत वो लाइव कर देते हैं फेसबुक पे, कोई वीडियो बना रहा होता है, कोई हॉरिजॉन्टल मोड में, कोई वर्टिकल मोड में, उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच जाती है। और एक साथ वो रात में सभा थी तो फ्लैश लाइट चमक रही थी कम से कम 50-100 मोबाइल्स की, तो वो लगातार इशू रेज करती चली गई, वो अटैक करती चली गई, लगातार जो है योगी सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमलावर रही, और एक एक करके सिलसिलेवार सारे इश्यूज उठाए। वो ये भी कहती रही हर जगह कि ककरौली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो आपको सभा में भी आना है। तो एक तरह से अखिलेश यादव की जनसभा के लिए गैदरिंग करने के स्ट्रेटेजी के तौर पे देखा जा रहा है उनके दौरे को। डॉक्टर साहब, आप देखते हो जब इकरा अपना भाषण शुरू करती है तो हालांकि ये उनका कोई कार्य क्षेत्र तो नहीं है मीरापुर, वो केरला की सांसद है, वो ये हवाला देती हैं कि ये मेरे वालिद मरहूम वालिद क्षेत्र है, और मेरे मरहूम वालिद यहाँ लोगों के टच में रहते थे, आते जाते थे, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबके संपर्क में हूँ। चूँकि उस वक्त तो मुजफ्फरनगर और शामली एक ही जिला था, मुनव्वर हसन इस इलाके के बड़े नेता थे। जब वो कहती है कि मेरे मरहूम वालिद, मेरे मरहूम दादा, वो भी सांसद रहे, तो जब वो यहाँ से बात शुरू करती है तो एकाएक लोग बिल्कुल टकटकी लगा कर सुनते हैं। नहीं, वो लीगेसी तो है ना, एक अख्तर हसन MP रहते हैं, अख्तर हसन के बाद मुनव्वर हसन रहते हैं, फिर उनकी पत्नी तबस्सुम हसन रहती हैं, और मुनव्वर तो सारे सदनों में रहते हैं, नाइद हसन इकरा के भाई हैं, इकरा खुद हैं, तो एक लीगेसी वाली एक रिच फैमिली है पॉलिटिकली। ककरौली जब हम लगभग 6-7 दिन पहले गए थे तो जो हमने इसका डिस्कस भी किया था, एक वो जाति है मुस्लिमों में झोजा जाति, जब वो था कि भाई झोजा जाति से चुनाव लड़ रही हैं। आज हम फिर ककरौली गए तो इकरा के इस क्षेत्र में 3 दिन जो दौरा किया, एक बहुत बड़ा अंतर आया। जो लोग पहले झोजा की बात करते थे वो आज क्या बात करने लगे, वो आज दूसरी बात करने लगे। वो नाम भी ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या जाति है, बोले हमारी झोजा जाति है। और वो फिर आज ये कहने लगे कि भाई हम तो अखिलेश और राहुल को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते।
ना हम राणा को जानते ना हम किसी को जानते। तो ये- देखो माहौल तो उसने क्रिएट कर दिया बहुत ज्यादा। ये जो है दरअसल जो इशू बेस्ड जो स्पीच हैं वो इकरा की स्पीच इशू बेस्ड है, दूसरा चंद्रशेखर की स्पीच इशू बेस्ड है। वो लगातार महंगाई के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, बेरोजगारी के सवाल को एड्रेस कर रहे हैं, वो लगातार वो गन्ने के किसानों के मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं, भाईचारा, सामाजिक समानता, आरक्षण, इन सारे सवालों को एड्रेस कर रहे हैं वो। और बाकी जयंत चौधरी भी, हालांकि जब जयंत चौधरी का भाषण हम सुनते हैं तो वो इश्यूज़ पे बात करते हैं और एक एक पे जस्टिफिकेशन भी देते हैं। वो कहते हैं गन्ने का भाव बढ़ेगा और 400 पार जा सकता है, ये संकेत भी एक जगह इशारों में उन्होंने कहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस सवाल से बच निकले मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पे नहीं कहा बहुत ज़्यादा। क्षमता वृद्धि की और गन्ना किसान की और चौधरी साहब को भारत रत्न की बात तो की उन्होंने, लेकिन सरकार को अगर सरकार की मंशा गन्ना किसानों के फेवर में अच्छा डिसीजन लेने की थी तो इस उपचुनाव की घोषणा के पहले उनको भाव घोषित कर देना चाहिए था। और माइलेज लेते वो इसका, वो 400 पार करके और इसका माइलेज ले लेते किसानों में कि हमने गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा बढ़ाया। मायावती सरकार, अभी तक जितनी भी सरकारें हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा भाव बढ़ाने वाली सरकार मायावती की सरकार रही है। बिल्कुल। उस रिकॉर्ड को तोड़ के योगी जी के पास एक मौका था जो उन्होंने गंवा दिया कि वो चुनाव से पहले उस रिकॉर्ड को तोड़ के और फिर मंचों से भाषणों में बताते कि भाई हमने इतना बढ़ा दिया, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का। तो लग रहा है आपको क्या रेट बढ़ेगा इस बार गन्ने का? मुझे लगता है कि रेट तो बढ़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत नहीं बढ़ेगा। नहीं, अगर बढ़ाते रेट तो उसका अब अगर घोषणा माइलेज लेते उसका तो जाहिर तो सी अगर वो अब नहीं बोल रहे हाँ। तो हमें लगता है कि क्योंकि पहले भी अब तो 4 साल बाद रेट बढ़ा। अब तो आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता में तो वो कोई क्लेम कर नहीं सकते भाई क्या भाव होगा। लेकिन आचार संहिता लगने से ठीक पहले, वो 3 दिन पहले सरकार बड़े बड़े फैसले करती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, सौगातें दी, प्रधानमंत्री ने इसका फीता काट दिया, योगी जी ने उसका फीता काट दिया, ये हाईवे खुल गया, वो एक्सप्रेसवे खुल गया, ये रैपिड रेल चल गई और ये शिलान्यास हो गया, ये आधारशिला रखी गई, ये लोकार्पण हो गया। ये चलता है चुनाव सब इशारों में ये कर सकते थे आचार संहिता लगने से पहले कि इस बार किसानों के लिए गन्ना किसानों को सरकार देगी सौगात। इशारों की जरूरत ही नहीं थी। इशारे की बात तो तब होती जब मौका नहीं होता। भाई एक परंपरा तोड़ देते आप बजाय ये कहने के कि हमने 2,58,000 करोड़ किसानों के खाते में डाल दिए। भाई महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ज़्यादा पैसा जाहिर सी बात है किसान के खाते में आएगा। सन 50 में 52 में जितना पैसा किसानों के खाते में आता था उतना आज थोड़ा ही आएगा। तो आप उसको कंपेयर करके अचीवमेंट बताने के बजाय आप कहते कि भाई यूपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा हमने 40 रुपये क्विंटल रेट बढ़ा दिया है गन्ने का और घोषणा कर दी है चुनाव से पहले ही। आचार संहिता भी लागू नहीं होती और केन एक्ट कहता है कि आप गन्ने का भाव घोषित कर दें मिले चलने से पहले। अक्टूबर में चीनी मिले चलती है, अगस्त में सितंबर में घोषित कर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये देखते हो कि वो ये तो कहते हैं बड़े बड़े सरकार में जो नेता हैं, मंत्री हैं, कि हमने 7 साल में 2,70,000 करोड़ दिया, लेकिन ये नहीं कहते कि हमने इन 7 सालों में रेट कितना बढ़ाया। हाँ, सही बात। पहली सरकार ने कितना बढ़ाया। दूसरा, वो कभी महंगाई की उससे हमेशा बचते हैं। खैर कभी नहीं बोलते। ये इश्यूज का है, हम थोड़ा विषयांतर हो गया, हम इशू पे चले गए। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि नेताओं के भाषणों के कंटेंट किस तरह के हैं। तो शुरू में विक्रम सैनी और संजीव बालियान के जिस तरह के भाषण आ रहे थे तो वो तो अब साइलेंट हो गए हैं, वैसे भाषण नहीं आ रहे हैं। संजीव बालियान का उस तरह का कोई रिएक्शन भी नहीं आया, बहुत फुटफॉल भी नहीं दिखा, विक्रम सैनी भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बदलाव आया है और अब चुनाव धीरे धीरे बहुत गर्माहट की तरफ बढ़ गया। अगले 2-3 दिन में पेस सेट हो जाएगा और मुझे लगता है कि 16 को जब यहाँ ओवैसी और चंद्रशेखर की जनसभा हो चुकी होगी, अखिलेश यादव की जनसभा 16 को हो चुकी होगी और 18 को चंद्रशेखर और ओवैसी की हो चुकी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे कि इसके पीछे की क्या वजह है? 18 तारीख को चूंकि शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने एक ही दिन अपनी रैली रखी है और रैली का जो स्थल है वो भी बहुत ज़्यादा, वो भी एक ही है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। नहीं तो उसमें मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 18 की शाम को बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है आखिरी वक्त में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं नेता। तो बीजेपी के पास, आरएलडी के पास तो चूंकि टाइम था और ये सीट उन्हीं के पास थी, तो महीनों से तैयारी में लगे थे। बड़े पूरे वेस्टर्न यूपी के विधायक, सांसद, खुद जयंत चौधरी जी जो है 4 बार
एक दिन में कर गए सभा, एक दिन मुख्यमंत्री के साथ कर गए, मुख्यमंत्री कर गए, फिर भी कर सकते हैं। तो उनके पास संसाधन, नेता, क्षमता सब ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो उन्होंने पहले पूरा फोर्स लगा दिया, एफर्ट लगा दिया। अब तो वो डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या गांव-गांव जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा जयंत चौधरी रैली करके चले गए, 4 सभाएं करके चले गए, 16 को अखिलेश आ रहे हैं, क्या इस बीच में कोई सभा है ऐसी? मुझे लगता है कि 16 की अखिलेश की सभा के बाद निश्चित तौर पे जयंत चौधरी इधर आएंगे। 18 के चंद्रशेखर के और ओवैसी के पहले हो सकता है कि वो 17 में मूव करें, हो सकता है वो 18 में भी कोई रोड शो वगैरह करें या कुछ करें। मुझे लगता है ऐसा, मेरा आकलन है ऐसा कि एक दिन वो पेनिट्रेट और करेंगे इस इलाके में। और ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि लीडर्स हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं। तो उनके जो नेता घूम रहे हैं, जैसे अब क्या है कि बाकी दलों ने थोड़ा लेट चुनाव प्रचार शुरू किया, वो थोड़ा उन्होंने पहले फोर्स लगा दिया। तो वो पहले फोर्स लगा के डोर टू डोर पे चले गए, पर्सन टू पर्सन चले गए। और बाकी नेताओं ने अब जो है फोर्स लगाया बड़ा, इस बीच में वो पर्सन टू पर्सन जाएंगे। तो व्यक्तिगत नाराजगियों को सेटल करना, जिला पंचायत के सदस्यों को मैनेज करना, प्रधान को मैनेज करना, हर जगह बस्ता लग जाए आपका, इसको मैनेज करना, हर जगह एजेंट बन जाए आपका, इसको मैनेज करना, कहीं बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना नहीं हो, इसको मैनेज करना, कहीं एक तरफा वोटिंग नहीं हो जाए, इस सब को मैनेज करना। तो इस सब में अब सब लगे हैं सब। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया बहुत सारे हमने उपचुनाव देखे भी हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन देते रहिएगा अपना, हम सम अप करने जा रहे हैं जी। फाइनल कमेंट आपका चाहता हूं। उपचुनाव हम देखते हैं तो उपचुनाव में हमेशा मायूसी होती है। इस बार तो हमें लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान खत्म हो जाएगा 15 तारीख में, और उसके बाद 4-5 दिन का समय है। 16 तारीख 15 की सुबह 15 दिन भर में लोग वापस आ जाएंगे, 3-4 दिन का समय रहेगा, रिलैक्स होंगे। और मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहना चाहिए। जिस तरह से पेनिट्रेशन किया है ना यहाँ पे नेताओं ने, और जैसा घमासान मचा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरे प्रदेश में चुनाव सिर्फ मीरापुर में हो रहा है, उपचुनाव सिर्फ मीरापुर में हो रहा है, ऐसा इंप्रेशन जा रहा है। तो ये बाकी जगह वेस्ट यूपी की सीट सबसे हॉट होगी ना? हॉट सीट भी है, चूंकि वो डिसाइडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बीच अलग अलग जनसभाएं तमाम नेताओं की हो चुकी, कुंदर की खैर पे भी फोर्स लगा रहे हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे आप भी कमेंट करके रिएक्शन दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, किन नेताओं के भाषण आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, किसकी भाषा शैली, किसकी शब्दावली ज़्यादा बेहतर है, कौन शालीनता से अपनी बात कहने में माहिर है। चूँकि भाषण कला भी एक तरह का एक कौशल है, एक आर्ट है, और बहुत सलीके से, बहुत करीने से, इशारों में बात कह जाने की अदा कुछ लोगों के पास होती है। कुछ लोग आक्रामक बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, कुछ लोग योगी जी की तरह बोलते हैं, कुछ लोग जैन जी की तरह बोलते हैं। तो जैसे 1-2 जगह लोगों ने कहा भी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्डकोर लैंग्वेज पसंद होती है, कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जिसको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज। हर तरह का कलर यहाँ है, पॉलिटिक्स में भी, सोसाइटी में भी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, वीडियो सबके साथ शेयर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।